व्हाट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंडियन सेक्युलरिज्म बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन को आप बताएंगे, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, सेम ही चीज़ है दोनों क्वेश्चन। और एग्जांपल्स में आपको क्या बताना है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल है। क्लियर? तो ये भी आपका क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये सारे के सारे क्वेश्चन देखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है ना पॉलिटी में, वो यहीं से आएगा। क्लियर? और 2-4 मार्क्स में भी आएगा, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सो ये क्या था, सेक्युलर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, जहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, किस तरह से सेक्युलरिज्म है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द अदर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन called as Indian Constitution is federal with unitary bias. So Indian Constitution is federal with unitary bias. क्लियर? तो पहले हम लोग समझते हैं ये दो वर्ड्स को। ये दोनों वर्ड कौन कौन से हैं? वन इज यूनियन और यूनिटरी, और दूसरा वर्ड क्या है, फेडरल। ठीक है, फेडरल को पहले समझ लेते हैं, फिर यूनियन को चलते हैं समझने। क्लियर? फेडरल मतलब क्या हो रहा है, फेडरल कैसा होगा, फेडरल के कुछ फीचर्स होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है, सो फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और इससे आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से कि ये फेडरेशन होता क्या है, ये फेडरल क्या है। ठीक है, ऐसे मैं बता दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, बट एक पहले इसको समझते हैं फिर प्रॉपरली चलते हैं। ठीक है, देखो पहले यहां पर एक एग्जांपल को समझिए, फिर उसके बाद चलेंगे फीचर्स को समझने। अलग से आप पहले इसको फोकस करेंगे। ठीक है, सी ये क्या है, ये कंट्री है, ये एक कंट्री है। ठीक है, कंट्री कॉल्ड इंडिया। 1947 में क्या बना, इंडिया बना। सीधा एक झटके पे 1947 को 15 अगस्त को क्या बताया गया, कितने एरिया को मिलाकर हमारा इंडिया बना, एक पूरा का पूरा बाउंड्री बन गया। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज इंडिया। क्लियर? और इसके बाद क्या हुआ, इस इंडिया के अंदर उसके बाद से हमने क्या स्टेट क्या चालू किया, स्टेट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ स्टेट उसी दिन एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद हमने क्या किया, इंडिया में स्टेट्स बनाने स्टार्ट किए। अलग अलग बनते हैं, छत्तीसगढ़ भी बना। ठीक है, तो क्या हुआ, एक यूनियन था कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया, और उस इंडिया के अंदर हमने क्या किया, बाद में स्टेट्स बनाए। इस तरह से कंट्री बन रहा है हमारा। एक और एग्जांपल देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में क्या थे, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स थे पहले, बिफोर अमेरिकन रेवोल्यूशन। अलग अलग बहुत सारे अमेरिका में स्टेट्स थे, और वो सारे स्टेट ने डिसाइड किया कि हम सारे आपस में जुड़ेंगे, और उन सारे के जुड़ने से क्या बना, अमेरिका बना। ठीक है, सो अमेरिका में कैसा था, बहुत सारे स्टेट्स थे, अगल बगल में लोग बहुत सारे स्टेट्स थे। ठीक है, और इनमें क्या होता, दिस ऑल आर द यूनाइटेड, मतलब ये क्या थे, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे। तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, अगल बगल में थे, एंड दे डिसाइडेड टू बी यूनाइटेड। यूनाइटेड स्टेट्स, ये है उसका मतलब, दैट देयर आर सर्टन स्टेट्स विच आर यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री कॉल्ड अमेरिका। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का मतलब ये है। ठीक है, उस बस कंट्री का नाम याद नहीं करना है, वहाँ से लास वेगास याद आ गया, यूएसए बता, लास वेगास जाओ लेकिन पहले समझो कहाँ जा रहे हो। सो देयर आर स्टेट्स दोज यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म द कंट्री कॉल्ड अमेरिका। इंडिया में क्या हुआ, अ यूनियन, और उस यूनियन से क्या बना, स्टेट बना। तो यहाँ पर क्या थे, सारे के सारे स्टेट्स थे, दे यूनाइटेड टुगेदर एंड फॉर्म द कंट्री कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो स्टेट्स
से बना उनका यूनियन। समझ आ रहा है? ये दोनों चीज़ों को समझिए। हमारा क्या हुआ, यूनियन से स्टेट बना है, उनका क्या हुआ है, उनका स्टेट से यूनियन बना है। ये दो कंट्री, दोनों की अलग अलग कहानी है। ठीक है। सो अगर यूनियन जो ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर यूनियन क्या कर रहा है, नए स्टेट को क्रिएट कर रहा है, या यूनियन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंट्री को कंप्लीटली रूल कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या है, यूनियन ज्यादा पावरफुल है, यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। अगर यूनियन ज्यादा पावरफुल है स्टेट से और सारे स्टेट को इक्वल से नहीं है यूनियन के इतना, तो वो क्या होगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनियन। तो यूनियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, स्ट्रॉन्ग यूनियन देन स्टेट्स। क्लियर? क्योंकि यूनियन ने सबको बनाया है। आज इंडिया में नया स्टेट का अगर बाउंड्री चेंज करना है तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीधा अपने मन से बाउंड्री चेंज कर देगी, बस स्टेट गवर्नमेंट को बोल देगी हम चेंज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये पढ़ाऊंगा जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, और वहाँ से हम चालू करेंगे आर्टिकल 2 और 3, पता चलेगा कि नया स्टेट और वो कैसे बनता है। ठीक है। तो यूनिटरी में क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग यूनियन। क्लियर? बट यहां पर क्योंकि सारे स्टेट्स मिलकर यूनियन को बनाए हैं, सो ऑल द स्टेट्स का भी पावर क्या है, वो यूनियन पावर कितना है, क्योंकि स्टेट को एक राइट है कि स्टेट, देखो ये क्या है, ये अपने मन से मिले हैं ना, तो ये अपने मन से हट भी सकते हैं, पर ये क्या है, इनको मिलाया गया है तो ये अपने मन से नहीं हट सकते। ठीक है। तो यूनिटरी ये है कि आपका सेंटर स्ट्रांग है, और फेडरल क्या होता है कि सेंटर से लेकर स्टेट तक हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है और दोनों एक कॉमन रूल से चल रहे हैं। सो यूनिटरी में आपका क्या है, फेडरल फीचर्स क्या होगा, टू गवर्नमेंट, और टू गवर्नमेंट भी क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। टू गवर्नमेंट कौन कौन सा हो गया, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इन दोनों के बीच क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। कहां पर दिया है, लिस्ट्स में दिया हुआ है, सब्जेक्ट लिस्ट में, शेड्यूल 7। फेडरल फीचर ये होगा ना कि दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट दोनों के अलग अलग, और दोनों का क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। यहां पर स्टेट अपना अलग है और वो मिलाकर क्या बना रहे हैं, यूनियन बनाए हैं। ठीक है, पहली चीज। सो फेडरल फीचर्स में क्या होता है, टू गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनियन। देन फेडरल फीचर क्या है, अब सपोज अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन को मैं अगर बोलता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही अमेंड कर दे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ यूनियन अमेंड कर दे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का होने का क्या मतलब है, दैट मीन्स यूनियन इज स्ट्रॉन्ग। यूनियन स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बताया था कब, जब यूनियन खुद क्या करता है, अमेंड कर सकता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को यूनियन खुद अमेंड कर देगा तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे हैं, जो रिजिड हैं, जिसको यूनियन अपने आप अमेंड नहीं कर सकता, स्टेट के साथ मिलकर करेगा, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। सो यहां पर क्या आएगा, फेडरल फीचर फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट, यहां पर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रट के जाते थे ना एग्जाम में, आज समझो। क्लियर, यहां तक क्लियर हो रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है। सो टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये, फेडरल फीचर है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनियन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अमेंडमेंट कैसे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बाद और आगे चलते हैं। अब इंडिया में क्योंकि इस यूनियन से, ये जो सेंटर है, इसी से सारे के सारे स्टेट्स निकले। ऐसा तो नहीं था कि स्टेट से यूनियन बना, यूनियन से सारे स्टेट्स निकल रहे हैं। इसीलिए क्या होता है इंडिया में कि आप क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। पर अमेरिका में क्या हो रहा है, ये स्टेट से क्या बना है, उनका यूनियन बना है। तो पहले आप क्या हो, स्टेट के सिटीजन हो, फिर आप क्या हो, सिटीजन ऑफ अमेरिका हो। सो इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। तो यूनिटरी फीचर एक और क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप।
सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप इज एन यूनिटरी फीचर। और फेडरल फीचर क्या होगा आपका? इंडिया में अभी फेडरल फीचर में अगर सिंगल सिटीजनशिप से बियॉन्ड दिखता नहीं, ठीक है, तो मल्टी सिटीजनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इंडिया में उस तरह का है नहीं। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही पॉइंट्स को लिख रहे हैं। हमारे यहाँ नथिंग कॉल्ड एज अ डबल सिटीजनशिप, हमारे पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। अब उस सिटीजनशिप को अगर देखते हैं हम लोग, ये अलग से आपका चैप्टर भी है। सो इंडिया ऑप्टेड फॉर द सिंगल सिटीजनशिप। कैसे? जैसे कि हमारा ब्रिटेन में है, सो ब्रिटेन है तो सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या है? ड्वेल सिटीजनशिप है। यू आर द मेंबर ऑफ कंट्री एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और द सिटीजन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप, क्लियर? फीचर्स को समझना अच्छे से। एग्जाम में तो यही देगा क्वेश्चन में कि यूनिटरी फीचर इनमें से कौन सा, और आप हो गए आउट। यही तो सिंपल क्वेश्चन है। पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व की जाती है, पढ़ के नहीं की जाती सॉल्व, कि पढ़ के जा रहे हैं बुक को रट रट के, वहाँ जाओ बैठो, अरे हाँ ये ऐसा है, चलो अब सोचो, बस दिमाग लगाना है। तो ऐसे लगेगा दिमाग, पहले समझना है अच्छे से, क्लियर? सो स्ट्रॉन्ग यूनियन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूनियन, सिंगल सिटीजनशिप, वी हैव टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर एंड रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं इंडिया पे। अब हम लोग बात करते हैं जुडिशरी की, ठीक है। सो जुडिशरी इंडिया में कैसी है? एक है हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट, और हमारी जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड। अब इसको समझते हैं। इंटीग्रेटेड कैसे? नीचे से लेकर ऊपर तक। मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या है? वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है कि आपको क्या करना है? केस कहाँ लगाओगे? कहाँ लगा सकते हो? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपका केस लगेगा, वहां आप केस हार गया, पहुंच गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पीएससी गलत आंसर ले लिया, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी। मतलब जुडिशरी का जो फाइनल लेवल है वो कहां पर है? यूनियन पे है। मतलब जुडिशरी का सारा पावर कहां पर आपका है? आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब एक यूनियन के पास सारा का सारा पावर असाइन है कि आप स्टेट ने जो डिसीजन लिया उसको फाइनल नहीं मान रहे हैं, स्टेट में जो डिसीजन है उसको फाइनल नहीं मान रहे, आप अल्टीमेट डिसीजन के लिए कहां जा रहे हैं? सेंटर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑल इन ऑल क्या हो रहा है? वी हैव द स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर का जुडिशरी पावर स्टेट से ज्यादा है। सो द इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनिटरी फीचर्स में और क्या आएगा आपका? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। प्लीज इस चीज को ना ऐसे करके डबल स्टार बनाओ, इसमें कंफ्यूज हो गए, नहीं तो आप बोलोगे कि इंटीग्रेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जुडिशरी है, वो सही होगा। ऐसा नहीं है। आप देखो फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? सो फाइनल डिसीजन के लिए आप कहां पर जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा रहे हो, ठीक है। सो वी हैव द इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है? देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब स्टेट की भी कोई लॉ में अगर आपको दिक्कत दिखता है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, कि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर आपका फंडामेंटल राइट को नहीं मान रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं मान रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट के केस पे क्या है? आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट कोर्ट्स। तो जुडिशरी क्या है? एक इंडिपेंडेंट भी खड़ी है कि आप डायरेक्ट भी आ सकते हो और एक आप प्रोसेस से आ सकते हो। जब आप प्रोसेस से जा रहे हो इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यूनियन, एंड जब आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, तो वो क्या है? फेड। आपका क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपका एक फेडरल फीचर है। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस तरह से बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो भी उसको भी कौन देख रहा है? एक ही देख रहे हैं, जो कि कौन है? अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गलत कर रही है तो कौन देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रही है तो भी कौन देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। क्लियर? तो एक फेडरेशन को बनाया गया है विद द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी सबके लिए क्या है? एक इक्वली जाएगा। सो प्लीज इसको याद रखना, इसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो यूनियन में हमारा क्या है? इंटीग्रेशन है, और फेडरल में क्या है? इंडिपेंडेंट है। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनिटी। देखो यूनियन मतलब सब मिले हुए हैं,
तो सब कब मिलेंगे, सारे कोड की बात एक साथ कब करोगे, जब सारे कोड की बात करोगे आप इंटीग्रेटेड वे में। याद हो गया, खत्म, रटना नहीं पड़ेगा। यूनियन मतलब क्या है, यूनाइटेड, यू आर यूनाइटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है, यू आर यूनाइटेड। वर्ड का मीनिंग समझो ना, यूनियन और इंटीग्रेशन, अल्टीमेटली दोनों मिल रहे हो, फेडरल और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, यूनियन और इंटीग्रेशन एक ही वर्ड है। ठीक है, यहां पर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फीचर्स को याद रखना, डायरेक्ट पीएससी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, और अगर ऐसे याद रखोगे समझ कर तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिटरी, स्ट्रॉन्ग यूनियन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यहां पर क्या है, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिजिडिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये हो गया हमारा जुडिशरी का बात। इसके आगे इसी में देख रहे हैं, किसमें, आपका यूनिटरी और फेडरल फीचर्स में। देखो फेडरल फीचर में एक और चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेट कैन नॉट सिसीड। फेडरल का दो चीजें देख सकते हैं, पहला स्टेट कैन नॉट सिसीड फ्रॉम इंडियन यूनियन, मतलब स्टेट अपने मर्जी से इंडियन यूनियन से बाहर नहीं हो सकता। स्टेट अपनी मर्जी से इंडियन यूनियन के बाहर नहीं जा सकता, बट यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को खत्म कर सकता है और किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकता है। ठीक है, बट सेंटर कैन सीड, सीड मतलब हटना, सीड मतलब उसको हटा देना। ठीक है, तो बट सेंटर कैन सीड, और सॉरी आपका सीड मतलब हटाना और सीड मतलब उसको जोड़ना। सो सेंटर कैन सीड एनी टेरिटरी इनटू द इंडियन यूनियन, कोई ऐसी टेरिटरी जो इंडिया की पार्ट नहीं थी उसको क्या कर सकते हैं, इंडिया में मिला सकते हैं। सो सेंटर कैन सीड एनी टेरिटरी, चेंज द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और दो स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके कुछ बाउंड्री को मिलाकर। तो ये याद रखना, इंडिया में क्या नहीं हो सकता कि कोई भी स्टेट इंडियन यूनियन को छोड़ नहीं सकता, बट अमेरिका में क्या हो सकता है, कोई भी स्टेट उस यूनियन से अलग हो सकता है, क्योंकि वो अपनी विल से वहाँ जुड़े हैं, यहाँ पर उनको बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, जब पूरे के पूरे चीज़ें एक उसमें काम करते हैं, और यूनिटरी फीचर क्या है कि आपका एक सेंटर है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यहाँ पर क्या है आपका, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और साथ ही साथ आपका क्या है, स्टेट कैन सीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन बट सेंटर कैन सीड एनी टेरिटरी इनटू द इंडियन यूनियन एंड कैन चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। क्लियर, ये क्या था, यूनिटरी एंड फेडरल की बात हुई। क्लियर, तो इसको ध्यान रखिए कि यूनिटरी और फेडरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और भी फीचर्स हैं, वो सारा का सारा मैं आपको कराते चलूंगा। ठीक है, अभी आगे और हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर भी करेंगे। फेडरल फीचर में और क्या हो सकता है, देखो यूनिटरी फीचर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब भले कि वो स्टेट का गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नर है, पर भेज कौन रहा है, यूनियन भेज रही है। स्टेट का तो स्टेट करती, तब हम फेडरेशन मानते हैं, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। क्यों करेगा भाई, आपका फेडरेशन चल रहा है तो बोले नहीं, हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट यूनियन करेगी। तो वो क्या है, एक तरह का यूनिटरी फीचर है कि अभी अगेन इसमें भी क्या है, यूनियन का पावर को स्टेट से ज्यादा माना गया है, तो काइंड ऑफ यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल। ठीक है, तो अब जो भी गवर्नर आते हैं उसको कहाँ से आते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं, वो उनको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। और यूनिटरी फीचर क्या हो सकता है, अब मेरे को ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वी हैव द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो पूरे इंडिया के लिए क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यूनियन और चाहे स्टेट हो, दोनों के लिए क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। क्लियर, ना कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर और द यूनिटरी फीचर। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरेशन और यूनियन के लिए।
सो ये क्या होगा आपका, क्योंकि एक ही फीचर है दोनों के लिए, तो क्या आएगा, फेडरल फीचर बनेगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सेंटर के लिए भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी वही है। सो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे फेडरल में एक और, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बाद। नोट इट डाउन, क्या लिखेंगे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिख दिया गया है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, फेडरल फीचर को हटा नहीं सकती। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स को याद रखिए, इसलिए आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक पार्ट क्या बनेगा, फेडरेशन का। प्लीज रिमेंबर, इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो यही क्वेश्चन आएगा और आप गलत कर जाओगे, यूनिटरी फीचर्स एंड द फेडरल फीचर्स। ठीक है, चैप्टर 3 में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 12 इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, उस पर भी सेम चीज दिया होगा, यूनिटरी एंड फेडरल। उस पेज को खोलना, उसका खाली पहले पेज में एक टेबल दिया, उस टेबल का फोटो खींच के लिख लेना, ये सारा चीज नहीं मिलेगा तो मुझको बताना, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वहां पर नोट इट डाउन कर लेना। क्लियर? और आपका 2 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, सारा मैंने यहां पर समझा दिया आपको। क्लियर? तो ये क्या है आपका फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। बट एक और चीज याद रखो, द वर्ड फेडरल और द फेडरेशन, नोट इट डाउन, द वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वर्ड फेडरल का यूज नहीं किया गया है। प्लीज नोट डाउन, द वर्ड फेडरेशन और द फेडरल इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नोट डाउन, द वर्ड फेडरल और फेडरेशन इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। However, the Indian Constitution, the Indian Constitution in Article 1 says, quote unquote के अंदर लिखना, says India that is Bharat shall be the union of state. इंडिया दैट इज भारत सेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। सो यूनियन वर्ड आपका लिखा है आर्टिकल 1 पे ही, ठीक है, बट आपका क्या नहीं लिखा हुआ है, फेडरेशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और इंडियन फेडरेशन मींस स्टेट कैन नॉट सिसीड, और दूसरा सेंटर कैन चेंज द बाउंड्रीज। ठीक है, और इस नेचर को देखते हुए, इस पूरे के पूरे फेडरेशन और यूनिटरी के नेचर को देखते हुए, देयर आर डिफरेंट पर्संस जो पॉलिटी को रीड करते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं, उन्होंने इंडियन फेडरल को अलग अलग चीजों से बताया है। सो लिख लेंगे, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, इंडियन फेडरेशन, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, पर्सन, किन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, सो इंडियन फेडरेशन को क्या बोला गया, क्वाजी फेडरल, QUASI, क्वाजी फेडरल, QUASI। इंडियन फेडरेशन इज क्वाजी फेडरल, मतलब क्या है, हाफ फेडरल। क्वाजी फेडरल, अब ये वर्ड मत लिखना, बस सुनो, क्वाजी फेडरल ही बस लिख कर रखना। क्वाजी फेडरल मतलब फेडरल है बट कंप्लीटली फेडरल नहीं है। सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग बायसनेस टुवर्ड द यूनियन, दो देयर आर फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन है बट फिर भी क्या हुआ, यूनियन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो he said Indian Federation is quasi federal, said by K.C. Ware, WHEARE, K.C. Ware, K.C. Ware, K.C. Ware, उन्होंने क्या कहा, क्वाजी फेडरल। वन मोर पर्सन कम, और उन्होंने देखा कि इंडियन फेडरेशन कैसा है, दोनों सब एक साथ काम करते हैं, तो यूनियन और स्टेट दोनों का एक रिलेशन है, और इस रिलेशन को देखते हुए उन्होंने कहा इंडियन फेडरेशन इज, सेकंड वर्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कैसा है, कोऑपरेटिव है, देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जिससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कंट्री चल रहा है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला, ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले ऑस्टिन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला इंडियन फेडरेशन को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं आपको 2 वर्ड्स और दे रहा हूं और आप मुझे बताएंगे बुक से देखकर कि ये किसने कहा है। थर्ड इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म सेड बाय
मॉरिस जोन्स। किन्होंने कहा है? मॉरिस जोन्स। अरे सॉरी, मेरे को तो आपका नाम नहीं देना था ना, कोई नहीं, चलो। बार्गेनिंग फेडरलिज्म सेट बाय मॉरिस जोन्स। और एक और वर्ड कहा गया है, किसने कहा है? आइवरी, IVORY, आइवरी जेनिंग्स। और आइवरी जेनिंग्स ने क्या कहा है? फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल, केसी वेयर, कोऑपरेटिव, ग्रैनविले ऑस्टिन, बार्गेनिंग, मॉरिस जोन्स, एंड फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवरी जेनिंग्स, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था? जीएसटी के पैसे नहीं आ रहे थे, कहां पर? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। पहले नोट इट डाउन, क्वासी फेडरल, कोऑपरेटिव, बार्गेनिंग एंड फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवरी जेनिंग्स। तो अभी क्या हुआ? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है जीएसटी का। सो बार बार हम लेटर लिख रहे हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या करनी है? आप दे नहीं रहे हो, आप किस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हो? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर डिबेट होता है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? नोट इट डाउन, क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। एक यही क्वेश्चन बस लिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग बता देंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिंथेसिस और द ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल। कभी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बता देंगे, फीचर्स को ही बताना है आपको। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? द वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज कॉइन्ड बाय ग्रैनविले ऑस्टिन, एंड दैट मीन्स देयर आर द टू गवर्नमेंट, यूनियन एंड सेंटर, और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के कॉपरेशन से काम करते हैं। सो कॉपरेशन कहाँ कहाँ पर दिखेगा, उसको आपको ट्रेस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका अगर यूनिटरी फीचर में एक और भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या होगा? ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज के वो स्टेट गवर्नमेंट में आके काम करते हैं, पर उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। यूपीएससी के एग्जाम से हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से तो हो नहीं रहे, तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी किसका पार्ट है? आपका यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि यूनिटरी क्या है, आपका फेडरल फीचर्स क्या है, और इंडियन फेडरेशन को देखकर लोगों ने क्या क्या कहा है, ठीक है। और इंडियन फेडरेशन जो है, जो इंडियन फेडरल है, वहां पर एक और नोट डाउन कर लिखो, इंडियन फेडरेशन इज मोर लाइक कैनेडियन फेडरेशन एंड लेस लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। हमारा फेडरेशन कैसा है? कैनेडियन फेडरेशन के जैसा है, जैसे कनाडा में होता है कि स्टेट्स के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वहां से किया जाता है। सो इंडियन फेडरेशन इज मोर लाइक द कैनेडियन फेडरेशन एंड नॉट द अमेरिकन फेडरेशन, ठीक है। सो ये क्या हुआ? फेडरल विथ यूनिटरी बायस, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक। आगे पढ़ते हैं। कई लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि पॉलिटी में ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से, ठीक है। तो अब आपको सारा चीज़ समझ आएगा। नाउ इंडियन गवर्नमेंट आउट फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री। देखो मजाक मस्ती मैं करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का गवर्नमेंट कैसा है? पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर। कल बताया था मैंने आपको, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको और भी क्या बोलते हैं? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह से होती है गवर्नमेंट? सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और उससे ज़्यादा ही होती हैं, दो से ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इन प्रिंसिपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो दो दिखते हैं आपको। एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, और एक होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और आपका बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, पार्लियामेंट्री, सॉरी वेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो होते हैं, एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल और एक होता है प्राइम मिनिस्टीरियल, ठीक है। एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक आपका क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री के दो तरह से होते हैं,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। सो हेड ऑफ स्टेट कौन है? स्टेट हेड ऑफ स्टेट और द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कौन है आपका? द हेड ऑफ स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट बोथ कौन है? गवर्नमेंट हेड एंड द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है? प्रेसिडेंट है। तो वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है इसको अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है इसका फीचर्स क्या है? ये वाला जो फीचर्स है ना प्रेसिडेंशियल हेड वाला, ये कहां पर चलता है? यूएसए में चलता है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और इंडिया का जो सिस्टम है ये यूएसए का था और इंडिया का जो सिस्टम है वो देखिए। सो इंडिया में क्या है आपका? प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर? सो इन इंडिया वी हैव टेकन अप द प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो मैं ब्रिटेन और इंडिया पे आपका कंपैरिजन बताता हूं किस तरह से, और उससे आपको ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। इंडिया में क्या है? देयर आर द टू हेड्स ऑफ स्टेट। ठीक है, सो आपका क्या है? दो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं। सॉरी ना, आपका दो हेड ऑफ स्टेट नहीं, देयर आर द टू हेड्स। सॉरी, नॉट हेड ऑफ स्टेट, देयर आर द टू हेड्स। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कॉल्ड एज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं गवर्नमेंट हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया सेंटर पे कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी आपके प्रेसिडेंट। क्लियर? और गवर्नमेंट के हेड कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक प्रकार की लॉ है, और लॉ को और भी क्या बोलते हैं? जुडिशियल लॉज। सो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी ज्यूर, ज्यूर फॉर आपका लॉ। सो प्रेसिडेंट ऑल्सो कॉल्ड एज द डी ज्यूर हेड। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज द डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो कभी कभी पूछ लेता है ये वर्ड को, इसलिए लिख लो डी फैक्टो हेड। प्रेसिडेंट इज डी ज्यूर हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो हेड। ठीक है, क्या होते हैं? गवर्नमेंट के दो हेड होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक होता है आपका गवर्नमेंट हेड। ठीक है, कंट्री के लिए दो हेड। ब्रिटेन में भी क्या है? दो हेड हैं। वन जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया, तो एक उन लोग फिर भी बोल रहे हैं कि उनका एक जो कंट्री का जो रियल हेड है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वहां पर है वो कौन है? यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो है वहां पर क्वीन, और वहां पर क्या है? मोनार्क चलता है। ठीक है, सो क्वीन और द क्राउन लिख लो, क्वीन और क्राउन। क्लियर? और जो गवर्नमेंट के हेड है वो क्या होते हैं? ब्रिटेन में भी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। अभी कौन है? बोरिस जॉनसन है। ठीक है, कोरोना हो गया तो उनको। सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाज क्राउन एंड गवर्नमेंट हेड वाज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिया ऑप्टेड फॉर द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तो रिपब्लिकन में कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो क्या है? वी हैव द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और किस तरह से होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट यहां पर क्या है? दे आर मोनार्क, मतलब जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, उस तरह से चल रहा है। तो दे आर मोनार्क। सो दे हैव द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वी आर हैविंग द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और यही रिपब्लिक है। रिपब्लिक का सबसे बड़ा वो क्या है कि आपका क्या है? दो गवर्नमेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको रिपब्लिक वर्ड, वहाँ पर काफ़ी कुछ है रिपब्लिक के अंदर, बट एक रिपब्लिक का पार्ट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट के जो हेड है वो भी क्या होने चाहिए? इलेक्टेड हेड होने चाहिए। सो वी हैव द टू हेड्स, इलेक्टेड हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में वो चीज़ नहीं है, वहाँ पर मोनार्कियल हेड्स होते हैं, और हम दोनों जगह पे क्या होते हैं?
प्राइम मिनिस्टर सेम होते हैं। तो देखो ये इसी को देखो, भले कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन के हिसाब से लिया, बट हमने उसको अपने अकॉर्डेंस में चेंज किया है, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेल्विस इंटीमेशन। नहीं तो हम सीधा सीधा ये भी डाल देते हैं, लेकिन हमने इसीलिए वो सेल्विस इंटीमेशन नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, तो उसका एक प्रोविजन क्या है, देयर आर द 2 हेड्स एंड देन देयर आर 2 गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होंगे, 2 हेड्स देन 2 गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ये एक तरह का फेडरल फीचर भी है। ठीक है, इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री फीचर्स में एक और चीज क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, सो नॉट डिवीजन ऑफ पावर, सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये भी किसका फीचर है, एक प्रकार से पार्लियामेंट्री फीचर्स है। अब जो बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, इसको लिखेंगे यहां पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये क्वेश्चन पूछेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में क्यों, वाई द इंडिया हैज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस। द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखेंगे यहां पर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, नोट डाउन करके, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट because of following features, because of following features. Number 1, 2 heads, ठीक है, one is constitutional head and other is government head, वो मैंने आपको करा दिया। Number 2, membership of ministers in legislature, membership of minister in legislature। ठीक है, इंडिया में जो भी मिनिस्टर बनेंगे वो आपके पार्लियामेंट या लोकसभा हो, राज्यसभा हो या स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर उन्हीं को बनाया जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो बनेंगे। सो एनी पर्सन इन इंडिया कैन बिकम द मिनिस्टर ओनली इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर 6 मंथ तक हो सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ दे हैव टू एक्सेप्ट द मेंबरशिप। ये भी एक्सेप्ट करके उसी में ब्रैकेट में लिखो, dash, they can be the member, sorry, they can be the ministers without being a member only for the 6 month, and in the said duration they have to accept the membership। ठीक है, तो एक इंसान तभी मिनिस्टर बन सकता है जब वो क्या होगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा। अब सपोज करो रघुराम राजन को आप बोलोगे कि लाके फाइनेंस मिनिस्टर बना दो इंडिया का, सो ही शुड विन द इलेक्शन और एल्स वो राज्यसभा में आए, राज्यसभा से उनको फिर क्या किया जाए, खींच कर लाया जाए लोकसभा पे या वहीं से रहने के वहां से उनको मिनिस्टर बनाए। तो एटलीस्ट उनको पहले मेंबरशिप देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उनको मिनिस्टर नहीं बना सकते। सो इंडिया में मिनिस्टर या आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में वही मिनिस्टर बनता है जो क्या होता है, मेंबर होता है लेजिस्लेचर का। अगला पॉइंट, थर्ड फीचर्स, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो जितने भी लोग पार्लियामेंट में है वो सारे का एक क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज दे आर आंसरेबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू द लेजिस्लेचर। मतलब क्या है, दे आर आंसरेबल इन द लेजिस्लेचर। आपने कोई भी एक्ट को करा है, यू आर डूइंग सम ऑफ द एक्ट, चाहे वो सही हो गलत हो, उसके लिए आपको आंसर उस लेजिस्लेचर में देना पड़ेगा, क्योंकि वो लेजिस्लेचर किसकी है, हाउस ऑफ पीपल। सो लोअर हाउस मतलब लोकसभा की बात हो रही है, क्योंकि वो हाउस ऑफ पीपल है, तो लोगों तक आगे कान में तो नहीं बताओगे, पर आपको लोकसभा में अपने एक्ट के लिए आंसर देना पड़ेगा, तभी आप क्या होगे, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट हो। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आंसर दिया जाता है। तो लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। याद रहेगा इतना, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या था आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, क्लियर, इन पॉइंट्स को याद रखना। नाउ विल टॉक द सिक्स्थ हेड, आज पूरा कराऊंगा मैं, चाहे आज 4 घंटे लग जाए। कल आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया था, आज नहीं दूंगा,
ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आज, फिर आप लोग बोलोगे कि सर बहुत धीरे चल रहा है। तो सिंथेसिस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। अब इसको देखते हैं कैसा। सपोज इसके लिए समझते हैं, देखो एक एक्ट है या लॉ है, ठीक है, समझना है। इस एक्ट को यहां पर हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक लॉ बनाया है, ठीक है, एक ये चीज होता है। या दूसरा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ चेंज किया है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो पार्लियामेंट को कोई भी चेंज करना है, कुछ करना है, तो किसी से पूछना पड़ा क्या, डज पार्लियामेंट नीड टू कंसल्ट समवन टू इंट्रोड्यूस सम चेंज और टू मेड सम लॉ? नो। सो पार्लियामेंट की एक सोवेरेनिटी है, बट द पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी, क्योंकि पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन को बताया गया है कि आप कितने स्पेस पे आप लॉ बना सकते हो, उससे ज्यादा पे नहीं बनाओगे। सो पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी। पार्लियामेंट क्या है आपका, सोवरेन है, ठीक है, बट नॉट एन एब्सोल्यूट सोवरेन। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट्स इज अ सोवरेन बट नॉट अ एब्सोल्यूट सोवरेन एज वी हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज, जैसा लॉ चाहे वो बना सकता है, बट उसी स्पेस में जितना आपको लिख कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, या उसके बियॉन्ड आपको जाना, तो आप क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करोगे, ठीक है। सो इस तरह से हम देखेंगे तो क्या है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी एश्योर की गई है। बट दिस जुडिशरी, ये जो जुडिशरी है, दे कैन चेक दिस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट थ्रू द प्रोविजन और द प्रिंसिपल कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, whether it is right or wrong, or it is constitutionally valid or invalid. If the law is constitutionally not valid, they will say it is null and void. So judicial supremacy is assured through कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसको आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू करके उस चीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जुडिशियली की सुप्रीमेसी को स्टेबल किया गया है। साथ ही साथ अगर हमारी जुडिशरी को देखते हैं, तो आपका स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, कोई भी लॉ में अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका अल्टीमेट कौन जाता है, सुप्रीम कोर्ट, कॉल्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करती है। इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, यहां इन्होंने लॉ बनाया, बोले कि लॉ सही है कि गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी, उसका इंटरप्रिटेशन देकर, उस वर्ड को देखकर कि क्या हाँ सही में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा है। सो सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल सुप्रीमेसी को बनाए रखे हैं थ्रू द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यूज, और साथ ही साथ क्या है, पार्लियामेंट की भी अपनी सोवरेनिटी कि वो कोई भी लॉ बना सकता है अपने हिसाब से, बट वो गलत ना हो, इसलिए हमने क्या किया है, हमने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के साथ साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी असाइन किया हुआ है। सो ये सिंथेसिस है, दोनों सेपरेट नहीं है कि आपको सोवरेनिटी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत कर लो, और इनको क्या बोला गया है कि आप उनको क्रॉस चेक भी करोगे। सो चेक एंड बैलेंस इंश्योर्ड थ्रू दिस थिंग, कि कोई भी लॉ गलत नहीं बने, और जो भी लॉ बने वो प्रॉपरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स हो, ठीक है। एक और पॉइंट था, 6th पॉइंट के बाद आपका जो अगला पॉइंट था वो क्या था, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, वह ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, जो टोटल पॉइंट लिखा है तो उसमें से इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, यहाँ नो नीड टू एक्सप्लेन, उसको फर्दर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे, तो मैंने आपको बताया कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट को आप डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरी बात, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एश्योर्ड थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जजेस को कोई हटा नहीं सकता,
उनके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे आर गिवन द प्रिविलेजेस, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, उनको कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं कि आप ये प्रिविलेज है आपके पास, ठीक है। अगर आप जज हैं तो उस समय आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, इस तरह के प्रिविलेजेस हैं। आपका फिक्स ड्यूरेशन है कि आप इतने साल तक बने रहोगे सुप्रीम कोर्ट के जज, वो सारा पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट आपको पे करेगी। आपका पेंशन, सैलरी वगैरह कहाँ से पे किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया जाएगा, ठीक है। तो उनको बनाए रखने के लिए अलग से क्या किया गया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सके, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आए क्या करेगा, खुद काम कर सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए सेपरेट चीज़ें लिख रखी है और जुडिशरी के लिए लिख सके, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जुडिशियल को, उसकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखें और जुडिशरी को हम सुप्रीम बना रखें। नहीं तो क्या होगा, कोई भी वकील, और फिर क्या होगा, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एनक्रोच कर जाएगी जुडिशियल डोमेन में, ठीक है। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक है। इसके बाद देखो फंडामेंटल राइट, एक अलग से चैप्टर है, एल टेक चैप्टर्स में ही पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक और आपका सेलेंट फीचर में फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी एक चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ाऊंगा उस चीज़ को, यहाँ पर करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को 4 बार पढ़ने से अच्छा उसको चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। सो फंडामेंटल राइट इज देयर, फंडामेंटल ड्यूटी इज देयर, डीपीएसपी, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ अगेन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर। जो बाद में लिखा है ना वो सारा आपका एक एक चैप्टर्स है, तो उस चैप्टर के अंदर हम लोग उसको पढ़ते ही है, क्लियर। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और आपका रूल ऑफ लॉ, वो सारा हम उसके साथ साथ पढ़ते चलेंगे, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, आज जो लिखाया इंडिपेंडेंट बॉडीज, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप अब लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो वो एक ही चीज को 4 जगह भी लिखेगा, क्योंकि वो बुक है, हमको नोट्स पे क्या करना है, उस चीज को कंसाइज करना होता है, तभी तो नोट्स का कोई बेनिफिट है, नहीं तो फिर तो पूरा बुक पढ़ लिए। मैंने लिखा दिया लेकिन उस चीज को अलग अलग चैप्टर्स में डील करूंगा, क्लियर। तो पर लक्ष्मीकांत ने क्या किया है, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट समझा दिया वहाँ पे, फिर थोड़ा सा डीपीएसपी समझा दिया, तो फिर अगर वैसा करेंगे तो हम लोग भी क्या होगा, बहुत समय लगेगा, क्लियर। तो हम करेंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन उसको एक सब्जेक्ट की, तो आपका उसको पर्टिकुलर टॉपिक में जाके पढ़ेंगे। अभी हम सेलेंट फीचर कर रहे हैं, बट हाँ अगर एग्जाम में आता है सेलेंट फीचर लिखो तो लिख कर आना फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसलिए मैंने कल लिस्ट डाउन पहले करा दिया कि वो सारे होंगे, ठीक है। बट नाउ आप क्या करोगे, उसको अगर क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 17 के 18 पॉइंट सारे लिख दो, सबके बारे में समझा दो, क्लियर। बट हाँ आपके नोट्स में हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, उसके लिए अलग से चैप्टर है, तो वहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं, क्लियर। बट नाउ विल टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट बॉडी। अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे को हटाकर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट की है। So constitution has created certain independent body so as to आपका क्या करना है, प्रॉपर वर्किंग और so as to do the proper working according with the provisions of constitution, administered प्रॉपरली करा जा सके और कोई भी किसी के डोमेन पे एनक्रोच ना कर पाए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई कि उनको सेपरेट रखा गया, किससे, आपके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर से, क्योंकि इनके लिए ही वो काम कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं इलेक्ट अपॉइंट करने के लिए ही काम कर रहे हैं। सो द इंडिपेंडेंट बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बुलवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दीज इंडिपेंडेंट बॉडीज आर कॉल्ड एज बुलवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Bulwark, that is they will completely keep their eye on all the activities, और ये भी क्या होंगे, दिस बॉडीज ऑलवेज रिमेन द न्यूट्रल, क्योंकि ये बॉडी अगर पॉलिटिकल प्रेशर किसी में आ गया तो क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और इन इंडिपेंडेंस बॉडी ये बनी रहे, इनके लिए इनको भी क्या किया गया है, दे हैव प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दिस बॉडीज आर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स ड्यूरेशन, they are provided certain privileges, their expenses are also charged from the consolidated fund of India and the consolidated fund of states, ठीक है। तो इनके ऑफिस की भी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से प्रोविजन बनाया गया। एंड दिस 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज आर, नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नोट डाउन,
द 4 बुलवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डैश करके उसके सामने लिखिए, इट लुक्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इट लुक आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो स्टेट असेंबली, ये सारे का कौन देखता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर बाकी जो पंचायत हैं और जो उसके नीचे लेवल के लिए, उसके लिए क्या बनते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन बनता है। ठीक है, वो पंचायत वगैरह के इलेक्शन के लिए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ इतने का ही इलेक्शन कराता है, जितना मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, ये याद रखना। स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनती है, जो कि आपके पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को देखती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो क्या है, पार्लियामेंट का, लोकसभा का, स्टेट गवर्नमेंट के दोनों काउंसिल्स और असेंबली का जो इलेक्शन है उसके लिए। ठीक है, तो वो सारे के लिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, ये 6 इलेक्शन ही कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही अगर इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल नहीं रखते तो फिर क्या होता? कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उसको एनक्रोच कर जाती। अब बेचारा बर्बाद, बदनाम कौन हो गया? ईवीएम। एक मशीन बदनाम है इंडिया में सबसे ज़्यादा। मतलब हद तब हो जाती है जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं ब्लेम करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करते, एक मशीन जिसमें चिप लगा है उसको ब्लेम करते हैं कि ये ईवीएम की गलती है। तो मार लो ईवीएम को, तोड़ दो। ये तो हमारा वो बन चुका है। अरे ईवीएम से लड़ोगे? वो मशीन है। प्रॉपरली आपका बैलेट पेपर्स है ना, उसको भी क्रॉस चेक करो, उसको भी गिनवाओ। तो भी बिहार में चुनाव हार गया तो ईवीएम की गलती है। अरे ईवीएम को दोष नहीं देना है, वो मशीन है। वो एक मशीन को थोड़ी नहीं पता है, उसके चिप सही लगवा दो, आप दे दो 4 चिप लो वाला लगा लो। दबाते हैं साला, कांग्रेस का वोट जाता है बीजेपी को, तो क्या करें? मशीन को ठीक करा लो। अल्टीमेटली ईवीएम के थ्रू आप किसको क्वेश्चन करते हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हो। ठीक है, तो बदनाम ईवीएम है और ईवीएम मशीन है, तो मशीन से लड़ रहे हैं। ये तो हमारा साइकोलॉजिकल चल रहा है इस कंट्री पे। बहुत सारे कंट्री आज भी ईवीएम को अप्लाई नहीं किए। तो पढ़ेंगे अभी हम लोग जब इलेक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्शन में कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ठीक है, सो बुलवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर 2, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब CAG कौन है? जो स्कैम निकाल के लाते हैं बाहर, कोल स्कैम, ठीक है, TRI स्कैम, ये सारे स्कैम बता दिए CAG ने कब? 2014 से पहले मनमोहन गवर्नमेंट ने ये किया। बाद में बोलते हैं कि नहीं किया था, सरकार बदल गई, अब न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। सो ये क्या करते हैं? अ सिंगल इंस्टीट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर, डेस्क कर लो, अ सिंगल इंस्टीट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर, अ सिंगल इंस्टीट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर, फुल स्टॉप। इट इज एन ऑडिट मशीनरी। ये क्या है? ऑडिट करने के लिए होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अकाउंट है उसकी ऑडिटिंग के लिए क्या है? CAG। अच्छा, ये तो हमने यहां पर CAG के बारे में बात किया। अब ये बताइए मुझे, अपने आप से इस क्वेश्चन को पूछना कि CAG अगर मैं बोलूंगा तो CAG आपका यूनिटरी फीचर में आएगा कि फेडरल फीचर में आएगा? दोनों के लिए एक है। तो ये क्या है आपका? CAG इज एन यूनिटरी फीचर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि आपके स्टेट में भी काम कर रही है। नहीं तो आपका CAG 2 बनना था, एक सेंटर की CAG, एक फेडरल स्टेट की CAG, पर CAG कितना बने? एक। तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? सेंटर की CAG जो दोनों को ऑडिट कर रही है। तो CAG इज एन यूनिटरी फीचर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगेन क्या है? एक यूनिटरी फीचर है, पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जहां ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक फेडरल फीचर बन जाता है। समझना है इसको। अब इसको आपको हर जगह हर चीज को नहीं लिखवा सकता, नहीं तो फिर तो 150 पेज का आपका खाली यूनिटरी और फेडरल होगा। समझिए कि एक ही बॉडी बनी दोनों के लिए, तो यूनिटरी। अगर उसके लिए अलग से बॉडी बना देते, इक्वल वेटेज हम क्या करते? स्टेट को भी देते कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या हो जाता? फेडरल फीचर हो जाता। समझ आ रहा है? इतना आसान है, बेवजह का रटना नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। क्या क्या हो गया आपका? एक हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक हो गया आपका CAG। थर्ड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। थर्ड,
ठीक है। तो पूरे एंटायर इंडिया के लिए ये क्या करते हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग अच्छे से हो, उस एग्जाम में कोई क्या नहीं हो, फॉल्ट ना हो, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आया किसका है, पूरे इंडियंस का इसमें, उसके लिए हमने क्या बनाया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगेन अ बुलवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द फोर्थ इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी। इसको तो इंडिपेंडेंट नहीं रखना चाहिए, खासकर सीजीपीएससी वाले को, ठीक है। इतना गलत, मतलब 54 क्वेश्चन गलत। अभी एक कोई एग्जाम हुआ है उसमें बता रहे हैं, क्लियर, भले कि ठीक है राउंड्स ऑफ पेपर्स थे, 5-6 पेपर का मिला के क्यूमुलेटिव है। हमारे में एवरेज गलती, हम लोगों को ना पीएससी के पेपर में सीसेट में क्वेश्चन आना चाहिए। इन 2014 आपके 6 क्वेश्चन गलत थे, 2015 में 8 थे, 17 में 3 थे, 18 में 14 क्वेश्चन गलत थे। सो आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2020 में कितने क्वेश्चन गलत होंगे। ये सीसेट का एक क्वेश्चन बना देना चाहिए, या इसी में ना कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितने बार कोर्ट केस लगा था, ठीक है, या टोटल एवरेज कोर्ट केस बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देना चाहिए इनके ऊपर, पर इतना गलत क्वेश्चन पेपर में। चलो ठीक है, पर वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सो पीएससी चाहे तो हाई कोर्ट को जाके क्या बोलेगा, हम इक्वल बॉडी हैं, आप हम पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, और यही करना चाहिए। यूपीएससी क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट पे केस लगा दे, सुप्रीम कोर्ट पे जाके यूपीएससी ने अपना क्या आर्गुमेंट दिया, वी आर द सेम इंस्टीट्यूशन एंड वी होल्ड द इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, सो वी विल कंडक्ट द एग्जाम, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पैसे लिया, हमको भी पता है कि बच्चों की जान कैसे सेव करनी है, और प्रॉपरली एग्जाम कंडक्ट किया, 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए। हाई कोर्ट पे केस लगता जाके कर पीएससी, पता नहीं किसको वकील, जाकर वो बोले कि वी आर द इक्वल इंस्टीट्यूशन, ऑल द क्वेश्चंस टेकन अस बाय अस एंड आंसर गिवन बाय अस आर द राइट, कुछ नहीं बोल पाएगा हाई कोर्ट। बट वही है, पता नहीं अपने घर से उठा के ले जाते हैं वकील। चलो वो जो भी था, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, पर वो इक्वल बॉडी है, ठीक है। हाई कोर्ट और अपना स्टेट पीएससी इक्वल बॉडी है, चाहे पीएससी तो हाई कोर्ट की बात को साइड कर सकता है, क्लियर। सो वी आर द इंडिपेंडेंट बॉडी, और उसको क्या बोला गया, बुलवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या था, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर डिटेल किया है, डिस्कस किया है, ठीक है। और कुछ जैसे कि आपके क्या है, देखो अब बचा कौन कौन सा, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हमको अलग से पढ़ना है, इमरजेंसी जो है उसको हमको अलग से पढ़ना है, एक चैप्टर है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग से एक चैप्टर है, उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। 3 टियर गवर्नमेंट कॉल, पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटी, उसके लिए भी एक अलग से चैप्टर है, तो वो तीनों को हम चैप्टर में डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, वो उसके लिए भी अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर्स हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर अंडरस्टैंडिंग थी वो ब्लैक बोर्ड पे आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको लिखाया था 17-18 पॉइंट, अभी वो खत्म नहीं होता है। अब वो क्या करते हैं, हम लोग जब कल स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज स्टडी करना, राइट फ्रॉम द आर्टिकल 1, तो उसके अंदर बाकी चीज़ें आती जाएंगी, और जैसे वो आएगा मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि इसको भी मैंने साइलेंट फीचर में आपको मेंशन कराया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे विद रिस्पेक्ट टू द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगेन अ क्विक अनाउंसमेंट, दीज आर द डेमो क्लासेस फॉर इंडियन पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट्स का भी स्टार्ट हुआ है विद इंडियन हिस्ट्री फॉर इंग्लिश मीडियम। दोज हु वांट टू ज्वाइन विद अस दे कैन रजिस्टर विद अस, एंड जितना जल्दी करोगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। एंड टुडे इज 26 ऑफ नवंबर, सो आपका हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे। पता नहीं तो मनाते नहीं, आज क्या है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डे, एंड आई एम प्रिविलेज दैट टुडे आई एम टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे अच्छा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कि आई एम टीचिंग द स्ट्रक्चर और द हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक्स को आज 26 ऑफ नवंबर मुझे यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिला। या तो होता मैं प्रियम्बल पढ़ा कर जाता, कुछ जाता, बट मुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे को आज 26 ऑफ नवंबर को यहाँ से पढ़ाने को मिला। सो ऑल द बीइंग ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू से कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू। वेदर यू विल रीड नंबर ऑफ टेक्स्ट, कुछ भी पढ़िए, बट प्लीज़ एक बार इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छे से पढ़िए। दिस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट नॉट टॉक अबाउट कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। It is not just about rights given to you or rights not given to you. It is not about the ruling or the parties or the Supreme Court, High Court judges. It is not just this. But Constitution inside some of the good thoughts in your mind. For example, आज से आप सेकुलर वर्ड आपके दिमाग में आएगा तो कैसा चलेगा? You अब खुद ही आप क्या बन जाओगे, एक रिलीजियस न्यूट्रल बन जाओगे, सबको इक्वल देखोगे। सो ये क्या है,